नमस्ते श्रोता मित्रों, मैं हूं अरुण पंचारिया। आज मैं सुनाने जा रहा हूं आपको एक कहानी, मुस्कान की डिलीवरी। इसे लिखा है मेघा राठी ने और ये भोपाल मध्य प्रदेश से हैं और साथ ही साथ होम मेकर भी हैं। तो आइए सुनते हैं मुस्कान की डिलीवरी। वाचन स्वर आपके इस दोस्त अरुण पंचारिया का है, साउंड एडिटिंग स्वरूप हल्दर की है। इस कहानी को हमने लिया है ब्रेल पत्रिका महिला मंच से। उम्रदराज दंपत्ति विवेक जी और आशा जी ने अपना मकान बेचने के लिए प्रॉपर्टी एजेंट प्रशांत और अदिति को घर बुलाया, लेकिन किस तरह प्रोफेशनल रिश्ता अपने पन में बदल गया। वाह, यह घर तो वास्तव में बहुत खूबसूरत लग रहा है। अदिति ने हरी बेलों से सजे उस बंगले को देखते हुए प्रशांत से कहा। बंगले के आगे एक बड़ा सा लॉन था जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल खिले हुए थे। एक झूला भी लगा हुआ था जिसके पास गुलाबों की क्यारी थी। अदिति इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गई थी। अंदर चलकर और देखते हैं, कहते हुए वे दोनों बंगले के मुख्य द्वार पर आ गए। घंटी बजाकर वे दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। वे दोनों प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। इस बंगले के मालिक ने उनका विज्ञापन देखकर उन्हें फोन करके बुलाया था। वे अपने इस बंगले को बेचना चाहते थे। कहिए, किससे मिलना है? दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति अपनी वेशभूषा से वहां काम करने वाला लग रहा था। उनका परिचय पूछने के बाद उसने उन्हें बैठक में ले जाकर बैठा दिया और थोड़ा इंतजार करने के लिए कहा। अदिति बैठक की सजावट का मुआयना कर रही थी। लकड़ी के नक्काशीदार सोफे और मेज के साथ ही कोने में लकड़ी का ही खूबसूरत स्टूल रखा हुआ था, जिस पर मुरादाबादी पीतल के फूलदान में फूल लगे हुए थे। दीवार पर एक बड़ी सी पेंटिंग लगी थी जिसमें पहाड़ों की वादियों का दृश्य उकेरा हुआ था। पहाड़ियों की चोटी पर टिके बादल और घाटियों में देवदार के वृक्ष एकदम सजीव लग रहे थे। पूरी बैठक संपन्नता के साथ गृह स्वामिनी की कलात्मक रुचि को भी दर्शा रही थी। नमस्कार, मेरी आप ही से बात हुई थी फोन पर। तभी पर्दे को खिसकाते हुए एक बुजुर्ग दंपत्ति बैठक में आ गए। नमस्कार। जी हाँ सर, आपकी मुझसे ही बात हुई थी। मैं प्रशांत मेहरा और ये मेरी पार्टनर अदिति रस्तोगी हैं। प्रशांत ने तुरंत खड़े होकर उनका अभिवादन किया। अदिति भी खड़ी हो गई थी। मुस्कुराते हुए उसने नमस्ते की। मेरा नाम विवेक श्रीवास्तव है और ये मेरी पत्नी आशा है। कहते हुए बुजुर्ग सज्जन ने उन्हें बैठने का इशारा किया और स्वयं भी उनके सामने वाले सोफे पर बैठ गए। अदिति ने देखा उन दोनों को चलने में तकलीफ हो रही थी। हम इस बंगले को बेचना चाहते हैं, इसलिए आपको यहां बुलाया है। सोफे से पीठ टिकाकर बैठते हुए विवेक जी ने कहा। जी हां सर, आप बताइए इसे कितने तक में बेचना चाहते हैं और साथ ही मुझे इस बंगले की जानकारी भी दे दीजिए ताकि मैं ग्राहकों को बता सकूं। प्रशांत ने विनम्र भाव से कहते हुए अपने मोबाइल का नोटपैड खोल लिया और विवेक जी द्वारा दी गई सभी जानकारियों को लिख लिया। अपनी साइट पर डालने के लिए हमें इस बंगले की कुछ तस्वीरें भी लेनी होंगी। अदिति के कहने पर विवेक जी ने अपना सिर हिलाते हुए किसी को आवाज दी। राजू, यहाँ आओ। उनकी आवाज सुनकर वही व्यक्ति सामने आया जिसने उनके लिए दरवाजा खोला था। राजू, ये लोग बंगले की कुछ तस्वीरें लेना चाहते हैं, तुम इनके साथ जाकर इन्हें घर दिखा दो। ठीक है, आप लोग मेरे साथ आइए। कहते हुए राजू ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। उठते हुए अदिति ने देखा कि आशा जी अपना घुटना सहला रही थी। तुमने आज दवाई नहीं ली क्या अपनी? विवेक जी ने धीरे से पूछा। मैं लेकर आता हूं, तुम यहीं बैठी रहो।
अपने भी ले आना, आपने भी तो नहीं ली अभी तक, आशा जी ने कहा। अरे बूढ़ी तुम हुई हो, मैं तो अभी जवान हूं। कहते कहते ही विवेक जी को खांसी आ गई। हाँ हाँ साफ दिख रहा है वह तो, आशा जी ने प्यार से उलाहना देते हुए कहा। अब जाओ दवा लो अपनी। उनकी बातें राजू के पीछे जाते हुए प्रशांत और अदिति तक भी पहुंच गई थी। एक दूसरे को देखते हुए वे मुस्कुरा उठे। सर मैडम अकेले ही रहते हैं क्या? प्रशांत ने राजू से पूछा। हाँ, उनके दोनों बेटे अपने अपने परिवार के साथ विदेश में रहते हैं। पहले तो कभी कभी यहां आ जाते थे, पर अब तो काफी समय से नहीं आए। राजू उन्हें घर के हर हिस्से को दिखा रहा था। सीढ़ियों के बिल्कुल पास एक कमरा उन्होंने अपने पोते पोतियों के लिए बनवाया हुआ था। ऊपर 4 कमरे थे जिनकी बालकनी लॉन की तरफ खुलती थी। हर कमरे में बड़े से फ्रेम में विवेक जी के पूरे परिवार की तस्वीर लगी हुई थी। लेकिन सुंदर सजे हुए कमरों में अजीब सी वीरानगी फैली हुई थी। प्रशांत और अदिति अपने मोबाइल से हर कमरे की तस्वीर ले रहे थे। पर्याप्त तस्वीरें लेने के बाद वे बैठक में आ गए। बैठिए राजू, तुम चाय बनाकर ले आओ, आशा जी ने उनके आते ही कहा। अरे नहीं मैडम, हम चलते हैं अब, चाय फिर कभी, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा, प्रशांत ने संकोचवश मना करते हुए कहा। लेकिन आशा जी और विवेक जी ने उन्हें रोक लिया और उनसे बातें करने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दिनों बाद उन्हें कोई बातें करने के लिए मिला था। अदिति और विवेक को भी उनसे बातें करना अच्छा लग रहा था। मुझे एक बात बताइए, इतने सुंदर घर को आप बेचना क्यों चाहते हैं? अचानक ही अदिति के मुंह से वह सवाल निकल गया जिसे उसने बहुत देर से रोका हुआ था। प्रशांत ने आंखों ही आंखों में अदिति को झिड़का, लेकिन अब तो बात निकल ही चुकी थी। इतने बड़े घर में सिर्फ हम दोनों ही रहते हैं, बच्चे तो यहां आकर रहेंगे नहीं। उन लोगों ने तो अब अमेरिका की नागरिकता भी ले ली है। ठंडी सांस भरते हुए विवेक जी ने कहा। बहुत मन से बनवाया था इस घर को, यह सोचकर कि सभी साथ रहेंगे। घर बच्चों के खिलखिलाहटों से भरा रहेगा, लेकिन पहले बड़ा बेटा अपनी अच्छी जॉब के कारण वहां चला गया। उसके बाद छोटे बेटे ने भी काफी प्रयास करके अमेरिका में जॉब हासिल कर ली। शुरू शुरू में वे अक्सर आते थे, लेकिन फिर घटते घटते उनका आना जाना ना के बराबर हो गया। आशा जी की आवाज में दर्द के साथ ही उनकी पलकों पर आंसू भी छलक आए थे, जिन्हें उन्होंने अपनी साड़ी की कोर से पोंछ लिया था। ये बंगला बेचकर हम फ्लैट में चले जाएंगे, वहां आसपास पड़ोसियों को देखकर मन भी बहल जाएगा। यहां तो जल्दी से कोई दिखता भी नहीं। अदिति और प्रशांत के मन भी भीग गए। उनकी आंखों के आगे उनके माता पिता के चेहरे आते ही उनके मन में यह सुकून भर गया कि भले ही उनकी आमदनी ज्यादा न हो, पर वे अपने माता पिता के साथ तो हैं। आंटी, आपकी बहुएं भी अपने माता पिता से मिलने नहीं आती? अदिति अनजाने में ही आशा जी को मैडम की जगह आंटी कह गई थी। एहसास होते ही उसने माफी मांगकर अपनी भूल सुधारनी चाहिए, तो आशा जी ने उसे रोक दिया। कोई बात नहीं, तुम हमें आंटी अंकल ही कहो। तभी राजू चाय के साथ नमकीन बिस्किट भी रख गया। अदिति ने तुरंत उठकर सभी को चाय के कप दिए और अपना कप लेकर बैठ गई। अदिति के बैठने के बाद आशा जी ने बताया कि उनकी दोनों बहुएं सगी बहनें हैं। बहुओं के इकलौते भाई भाभी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। अपने 8 साल के पोते के साथ उनकी बहुओं के माता पिता अकेले ही रहते हैं। कितना अच्छा हो अगर वे लोग भी आपके साथ ही रहते, तो आपको भी कंपनी मिल जाएगी और उनको भी। कहते हुए अदिति ने
अपनी जीभ दांत से काट ली थी। वह फिर बिना सोचे समझे अपनी बात कह गई थी। भारतीय समाज में माता पिता का बेटी दामाद के साथ रहना आसानी से लोग स्वीकार नहीं कर पाते, और यहां तो दो समधियों के एक साथ एक ही छत के नीचे रहने की बात थी। अदिति की बात सुनकर विवेक जी और आशा जी भी हतप्रभ रह गए। प्रशांत ने भी अदिति को घूर कर देखा। बेटा, इस उम्र में किसी के साथ तालमेल बैठाना भी तो मुश्किल होता है ना? आशा जी ने माहौल को संयत करने की कोशिश करते हुए कहा। आंटी, मन में इच्छा हो तो सब हो जाता है। जैसा आपके लिए मुश्किल है वैसे ही उनके लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन सोचकर देखिए, एक साथ रहने से आप सभी की अकेलेपन की समस्या दूर हो जाएगी, अदिति ने कहा। प्रशांत ने माहौल में आए भारीपन को भांपते हुए अदिति को चलने का इशारा किया और खड़ा हो गया। अच्छा सर, चलते हैं। मैं ये सभी जानकारियां अपनी साइट पर डाल दूंगा और जैसे ही कोई अच्छा ग्राहक मिलता है मैं आपको सूचित कर दूंगा। श्रीवास्तव दंपत्ति से विदा लेकर बाहर आते हुए प्रशांत ने अदिति पर अपनी खींच उतार दी। बिना सोची समझी क्यों बोलती हो? हमारा काम मकान बिकवाने का है, केवल इतना याद रखो। बहुत अनौपचारिक मत बनो, बी प्रोफेशनल अदिति। आई नो प्रशांत, पर मैं उनके अकेलेपन को देखकर भावुक हो गई थी, इस कारण। बात तो सही कह रही हो, इस उम्र में अकेले रहना सचमुच तकलीफ देह है, लेकिन वे अपने बच्चों के पास जाकर भी तो रह सकते हैं। हाँ, लेकिन तुमने आंटी की बात सुनी थी इस उम्र में तालमेल बैठाने की। इसका मतलब कि वे लोग विदेश के परिवेश में सहज नहीं रह पा रहे होंगे, शायद इसी कारण। अदिति सोच में डूब गई। यह ऑडियो आप ऑडियो पॉडकास्ट के ऑफिशियल YouTube चैनल पर सुन रहे हैं। ऑफिस में आकर उसने अपना लैपटॉप खोला और उस बंगले की तस्वीरों के साथ आवश्यक जानकारी भी अपनी साइट पर अपलोड कर दी। कुछ लोगों ने बंगला खरीदने में रुचि दिखाई, लेकिन बात पूछताछ से आगे नहीं बढ़ सकी। प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने में समय लगता है। प्रशांत व अदिति अपने अनुभव से यह बात समझ चुके थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखी। वे विवेक जी को फोन करके अपनी कोशिशों के बारे में बताते रहने के साथ उनका हालचाल भी लेते रहते थे। एक दिन विवेक श्रीवास्तव जी ने प्रशांत और अदिति को फोन करके अपने साथ रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। आज कोई भी बहाना नहीं, आज रात का खाना तुम दोनों हमारे साथ ही खाओगे। तुम्हारी आंटी का आदेश है यह। अधिकार पूर्वक दिए गए इस निमंत्रण को वे नकार नहीं पाए। आज कोई खास दिन है क्या सर? प्रशांत के पूछने पर उन्होंने केवल इतना कहा, यही समझ लो, लेकिन कारण बताने से उन्होंने इनकार कर दिया। उनके घर जाने के पहले अदिति ने फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा। प्रशांत, मौका कोई भी हो, फूल हर अवसर की शोभा बढ़ा देते हैं। अदिति की बात से विवेक सहमत था। श्रीवास्तव दंपत्ति के घर में आज काफी रौनक लग रही थी। मुझे लगता है विदेश से इनके बेटे बहू आए हुए हैं, अदिति ने कहा। हो सकता है उनका जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह। प्रशांत और अदिति अटकलें लगाते हुए दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजे पर ही उन्हें राजू मिल गया। राजू का चेहरा भी उल्लास से भरा हुआ था और वह काफी व्यस्त दिख रहा था। वह उन दोनों को बैठक में ले गया। आ गए तुम दोनों, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आशा आंटी उन दोनों को देखकर खुश हो गईं। उन्होंने देखा बैठक में आज काफी लोग थे। सेंटर टेबल पर एक केक भी रखा हुआ था।
इसका मतलब आज एनिवर्सरी या जन्मदिन ही है। मैं सही था, प्रशांत फुसफुसाया। तभी विवेक जी की आवाज ने उन दोनों का ध्यान खींचा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम इतनी देर से जिनका इंतजार कर रहे थे वे लोग आ गए हैं। इनसे मिलिए। ये हैं प्रशांत मेहरा और ये अदिति रस्तोगी। नाटकीय अंदाज से कहते हुए विवेक जी हाथ पकड़कर उन दोनों को बैठक के बीच में ले आए। वे दोनों विवेक जी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। वे नासमझी वाले भाव से विवेक जी को देख रहे थे। सर, ये सब हम कुछ समझ नहीं पा रहे, अचकचाते हुए अदिति ने पूछा। तो विवेक जी मुस्कुरा दिए। आशा आंटी तुम्हारी आंटी हैं और मैं सर, मुझे भी तुम दोनों अंकल ही कहोगे। और अब यह प्रोफेशनल रिश्ता खत्म। अचानक ही विवेक जी गंभीर हो गए, क्योंकि अब हम इस घर को नहीं बेच रहे हैं। क्या आपके बच्चे वापस आ रहे हैं? अदिति उत्साहित हो गई। विवेक जी के चेहरे पर एक अर्थपूर्ण गहरी मुस्कान आ गई। नहीं तो फिर? वह इसलिए क्योंकि अब ये सब लोग हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। जानते हो ये लोग कौन हैं? ये हमारे समधी और समधिन जी। इनका पोता शुभम बच्चों के कमरे में अपने मित्रों के साथ है और ये सब लोग हमारे पुराने मित्र हैं। प्रशांत व अदिति कुछ समझ रहे थे और कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी आशा आंटी ने कहा, अदिति, उस दिन तुम अपनी बात कहकर चली गई थी, लेकिन हमने काफी दिनों तक इस विषय पर गंभीरता से सोचा। तब हमें समझ आया कि हमारे कुछ दोस्त भी तो इसी अकेलेपन के दर्द से गुजर रहे हैं। क्योंकि हमारा घर बड़ा है तो हम सभी एक साथ रह सकते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। हालांकि यह आसान नहीं था। विवेक जी ने बात का सूत्र अपने हाथ में ले लिया था। इन सभी को मनाना समझाना, खास तौर पर हमारे समधी समधिन को बहुत टेढ़ी खीर था, लेकिन हमने भी हार नहीं मानी। हम सभी लोग घर खर्च में सहयोग करेंगे और मिलजुल कर काम करेंगे। अपनी सहायता के लिए हमने राजू के परिवार को भी यहीं बुला लिया है। उसके बच्चों का दाखिला भी एक अच्छे स्कूल में करा दिया है। शुभम से उसके बच्चों की दोस्ती भी हो गई है। अभी तक हमने समाज से लिया है, अब समाज को देने की बारी हमारी है, क्योंकि अब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुके हैं। अब हम सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार समाज सेवा के काम भी करेंगे। आशा आंटी की बात सुनते हुए प्रशांत और अदिति के चेहरों पर भी मुस्कान आ गई। इसे कहते हैं मुस्कान की डिलीवरी। अदिति फिर से बिना सोचे समझे बोल पड़ी थी, लेकिन इस बार प्रशांत ने डांटते हुए नहीं बल्कि प्यार से उसकी तरफ देखकर सही मौका देखते हुए हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता अपने घुटनों पर बैठते हुए अदिति की ओर बढ़ा दिया। बैठक तालियों के शोर से गूंज उठी। श्रीवास्तव दंपत्ति का घर खिलखिलाहटों से भर गया था।